हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 3 को। और हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जैसा कि नाम है, ये नाम बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर जानने के लिए कि हिटलर कौन था, कैसे इसकी उदय होती है और क्या क्या करता है। वैसा ही हम लोग इस चैप्टर में पाएंगे भी, लेकिन एक लिमिटेड वे में, जितना हमारा सिलेबस हमको अलाउ करेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसमें जो वर्ड्स है, जो कैरेक्टर है, वो हमारे सोसाइटी से डिफरेंट है, इसलिए आपको ये बोरिंग लग सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हर एक इंसिडेंट को एक में कंटिन्यूटी बनाने का प्रयास किया गया है। एक प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो ये कहानी शुरू होता है हेलमत नाम के एक लड़के से, जो 11 साल का होता है और वो जर्मन है। जर्मन मतलब वहाँ का सिटीजन है। एक दिन हेलमत क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स में भी जो फादर होते हैं वो अपनी पत्नी से कह रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। हेलमत ये सुनता है। चूँकि हेलमत के पिता क्या होते हैं, एक प्रोमिनेंट फिजिशियन होते हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी, आगे हम क्या देखेंगे इसी में, कि हेलमत के पिता खुद को गोली मार लेते हैं, अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेते हैं। और हेलमत के मन पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो चूँकि उस बातचीत को सुन लेता है, तो वो 9 साल तक अपने घर में खाना खाने से मना करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ही वाज एफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसे डर होता है कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। तो ये पहला इंसिडेंट है जो आप देखते हैं, सुसाइड का केस है। इस चैप्टर में शुरुआत में ही दिया गया है। दूसरा केस आप कहाँ देखेंगे? दूसरा केस आप देखेंगे कि हिटलर का एक प्रोपागेंडा मिनिस्टर होता है। प्रोपागेंडा मतलब क्या होता है? स्वांग रचना, प्रपंच रचना। तो प्रोपागेंडा मिनिस्टर होता है जिसका नाम है गोेबल्स, और वो क्या करता है, अपने पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लेता है। कहाँ करता है? तो बर्लिन के बंकर में, अप्रैल के महीने में। तो ये दूसरा सुसाइडल केस है। अब ये कहानी क्यों दिया गया है? ये कहानी इस स्टोरी को बिगिन करने के लिए दिया गया है कि हम सोचे कि ऐसा क्या माहौल था, ऐसा क्या सिचुएशन था कि ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर है, वो भी फुल फैमिली के साथ, और सुसाइड कर भी ले रहे हैं। तो ये कहानी हमको यही सोचने पर मजबूर करता है कि हमको जानना है, टटोलना है कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा उस समय जर्मनी में। तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्ल्ड वार टू की ओर बढ़ेंगे, वर्ल्ड वार टू में जाएंगे। वर्ल्ड वार टू का टेन्योर आपको पता होगा क्या है, तो 1939 टू 1945 है। ये वर्ल्ड वार टू का टेन्योर है। तो चूंकि ये घटना जो फर्स्ट घटना देता है वो 1945 का है, चैप्टर में ही बता रहा है, मतलब वर्ल्ड वार टू खत्म हो चुका है। वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद ऐसा क्या होता है कि ये दो पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने के लिए तैयार होते हैं और कर भी लेते हैं। और ऐसे कई कहानी होगा, ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको 2 स्टोरी बता दिया गया है। तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड वार टू जब खत्म होता है तो जर्मनी हार जाता है। और वर्ल्ड वार टू में क्या होता है, किस प्रकार से लड़ाई होता है, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार टू में पूरे दुनिया जो है 2 धारा में बटा होता है। एक जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? एलाइड पावर। पूरी दुनिया कहने का मतलब स्पेशली यूरोपियन पावर। तो पहला जो ग्रुप है उसका नाम है एलाइड पावर, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसका नाम होता है सेंट्रल पावर। दूसरे ग्रुप का नाम क्या होता है? सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर के मेंबर्स कौन कौन है? जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो कौन है? तो इंग्लैंड को आप देखेंगे इसके ग्रुप में है, फ्रांस को देखेंगे जो इसके ग्रुप में है, और जो तीसरा मेन कंट्री देखेंगे वो रसा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो एलाइड पावर के सदस्य हैं। वहीं सेंट्रल पावर में जो आप मेंबर देखेंगे वो कौन है? तो पहला जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो जर्मनी है, और दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर ऑस्ट्रिया होता है। तो ये वर्ल्ड वार टू में 2 ग्रुप बनता है, पहला एलाइड है और दूसरा सेंट्रल है। तो रिजल्ट क्या होता है कि ये सेंट्रल पावर्स जो हैं वो हार जाते हैं, ये हार जाते हैं। वहीं जो एलाइड पावर है ये जीत जाता है। अब जैसे ही सेंट्रल पावर हारता है, इसका मतलब है कि जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी की प्लेयर होता है इस युद्ध में। तो जर्मनी जब हारता है तो क्या होता है कि दुनिया में जो भी जीते हुए देश हैं, जो एलाइड पावर्स हैं उस समय, वो एक ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन करते हैं। उस ट्रिब्यूनल का नाम क्या होता है? तो उस ट्रिब्यूनल का नाम होता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो एक ट्रिब्यूनल बनता है, इस ट्रिब्यूनल का नाम होता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल कहाँ बनता है? तो ये ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में बनता है। न्यूरेमबर्ग एक जगह है, और इसी के नाम पर इस ट्रिब्यूनल का एक और नाम पड़ता है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल। न्यूरेमबर्ग ट्रायल, ये एक और नाम उसको दे दिया जाता है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वर्ल्ड वार टू इंड हो जा रहा है, और वर्ल्ड वार टू के इंड होते ही इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, और इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल को न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी कहा जाता है। अब क्या होता है, इस न्यूरेमबर्ग ट्रायल में कुछ नाजी को
पनिश किया जाता है। अब यहाँ हम समझने का कोशिश करेंगे कि नाजिज्म है क्या, नाजी क्या है। तो आप देखेंगे चैप्टर के हेडिंग में ही दिया गया है कि नाजिज्म है। ये नाजिज्म क्या है? तो ये एक विचारधारा है और इसको मानने वाले लोगों को हम लोग नाजी कहते हैं। और नाजी वाले लोग जब एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग नाजी पार्टी कहते हैं। अब ये क्या मानते हैं, इनका विचार क्यों स्पेशल है, क्यों अलग है? तो इनका जो विचार अलग ये है कि ये खास प्रकार का विचार रखते हैं राजनीतिक में ये मानते हैं कि एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, तो डिक्टेटरशिप टाइप का होना चाहिए। दूसरा चीज़ आप क्या देखेंगे, ये रेसिज्म में भी ये स्ट्रांग बिलीव रखते हैं और रेसिज्म में ये इन्फीरियर और सुपीरियर रेस में भी विश्वास रखते हैं। इस चैप्टर के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये मानते हैं कि यहूदी यानी कि ज्यूज, जिप्सीज, ये सब इन्फीरियर रेस हैं और जर्मन सुपीरियर होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ये लोग कट्टर राष्ट्रवाद होते हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होता है इनमें। तो ये सारे विचार हैं जो नाजिज्म को मानने वाले लोग फॉलो करते हैं। तो आगे आप क्या देखते हैं कि चूंकि ये रेसिज्म में विश्वास रखते हैं तो भेदभाव तो आएगा। ये लोग काफ़ी अमानवीय व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो बनता है इसमें क्या होता है, जो भी लोग होते हैं जो नाजी के मेंबर होते हैं, हिटलर के क्लोज एलाई होते हैं, उनको क्या चीज़ के लिए पनिश किया जाता है? क्राइम अगेंस्ट पीस के लिए, मीन्स शांति के खिलाफ जो ये लोग रवैया रखते हैं उसके लिए। फॉर वार क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के खिलाफ जो ये लोग व्यवहार रखते हैं, शांति के खिलाफ जो ये लोग व्यवहार करते हैं, इसके लिए नाजी पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या हिटलर के क्लोज एलाइज होते हैं उनको पनिश किया जाता है। और जिनको पनिश किया जाता है उनका संख्या कितना होता है? तो 11 लोग होते हैं। 11 मोस्ट प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो नाजी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उनको पनिश किया जाता है न्यूरेमबर्ग ट्रायल में। चूँकि ये लोग अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो किस प्रकार के अमानवीय व्यवहार को करते हैं इसका भी उदाहरण हम लोगों को दिया गया है इस चैप्टर में, तो हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड ए जीनोसाइडल वार। जीनोसाइडल वार क्या हो गया? तो मास मर्डर होता है सिलेक्टेड ग्रुप का, जो इनोसेंट सिविलियन है। इस चैप्टर के संदर्भ में देखेंगे तो यूरोपियंस ही होंगे जिनका मास स्तर पर, मास लेवल पर मर्डर किया जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है। मर्डर भी नहीं किया है, किल किया जा रहा है। अब किन किन को किल किया जा रहा है? तो 6 मिलियन ज्यूज को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को, 70,000 जर्मन्स को भी जो मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड हैं, मतलब जो भी कमज़ोर हैं या कुछ खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको नाजी वाले क्या मानते हैं कि ये लोग इन्फीरियर हैं, इनको ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो इस अमानवीय व्यवहार के लिए इनको न्यूरेमबर्ग ट्रायल में पनिश किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अमानवीय व्यवहार है। लेकिन न्यूरेमबर्ग ट्रायल में आप सोच रहे होंगे कि इतना लोगों को मारा गया, तो क्या 11 लोग ही मारे होंगे? नहीं, ये 11 लोग जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और पॉलिसी मेकर्स थे, इनके कहने पर बाकी लोग काम किए। और दूसरा रीज़न ये था कि द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड सीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वन। तो अभी तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार वन को ख़त्म करके देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ। तो कह रहा है कि जो एलाइड पावर है, जो जीतने वाले ग्रुप है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी को हरा चुका है और हराने के बाद उस पर इतना ह्यूमिलिएटिंग एक्सप्लॉइटेटिव संधि थोपा जिसका नतीजा ये था कि वर्ल्ड वार 2 हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 कराने का श्रेय हिटलर को ही जाता है। तो एलाइड पावर अब नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई संधि करें, ऐसा कोई पनिशमेंट दे जिसके कारण फिर द्वेष का भावना जर्मन में उत्पन्न हो और जर्मन फिर बदला लेने के लिए प्रेरित हो जाए। इसलिए वो बचा बचा के पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लोगों को ही मार रहे हैं, मास लेवल पर पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ तक देख रहे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? अभी हम लोग वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म कर रहे थे और वहाँ के सिचुएशन को देख रहे थे कि वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद क्या सिचुएशन होता है, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। तो आप पाए थे कि एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं कि हेलमथ नाम का एक लड़का होता है जिसके माता पिता बात कर रहे होते हैं। इस घटना को हम लोग देखे थे जिसमें उसके पिता, हेलमथ के पिता, सुसाइड कर लेते हैं, वो भी नाजी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं हम लोग प्रोपागेंडा मिनिस्टर के भी सुसाइडल केस को देखे थे, वो प्रोपागेंडा मिनिस्टर भी क्या होता है, नाजी पार्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल बंद का गठन होता है जिसमें 11 नाजीज को पनिश किया जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इससे भी बैक जाएंगे कि ये तब भी क्यों हो पाया, क्यों हुआ। तो हम लोग देखेंगे 1914 के सिचुएशन को, यानी कि वर्ल्ड वार 1 के सिचुएशन पे हम लोग जाएंगे। तो वर्ल्ड वार 1 को की जब हम बात करेंगे, वर्ल्ड वार 2 तो हम लोग बात कर लिए कि 1939 टू 1945 का टेन्योर होता है उसका। वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1918 के बीच होता है। तो वर्ल्ड वार 1 में आप क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वार 1 में 1914 के टाइम जर्मनी एक पावरफुल नेशन होता है। 1914 के दौरान जर्मनी क्या होता है, एक पावरफुल नेशन होता है। जर्मनी वाज ए पावरफुल नेशन।
जर्मनी वाज ए पावरफुल नेशन। एक शक्तिशाली देश होता है जर्मनी। अब शक्तिशाली है, पैसा है, संपदा है, सब कुछ है, तो ये क्या करता है, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने चला जाता है। ये अपने टेरिटरी को, क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर देता है कॉलोनी बनाने के लिए। अब जब ये टेरिटरी को एक्सपेंड करता है, इसी के कारण क्या हो जाता है, वर्ल्ड वार वन छिड़ जाता है। लेकिन वर्ल्ड वार वन में जो भी देश लड़ते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनको ये आभास नहीं होता है कि ये लड़ाई इतना लंबा खिंच जाएगा, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। अब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, जिस प्रकार वर्ल्ड वार टू में आप देखे हैं कि पूरे जो ग्रुप्स हैं, पूरे जो कंट्री थे, दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। यहाँ भी वही चीज़ होता है। पहला ग्रुप जो आप देखेंगे वो एलाइड पावर का है, जिसको एलाइड पावर कहते हैं, और दूसरा जो है वो सेंट्रल पावर है। एलाइड पावर के मेंबर्स कौन हैं, तो एलाइड पावर के मेंबर्स हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रसा, अगेन सेम, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं। अब नोट्स के लिए आप चिंता नहीं करें, आप वीडियो में बस देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें, नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसा है। वहीं सेंट्रल पावर में आप देखिएगा कि जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया, ये सेंट्रल पावर में है। तो अब क्या होता है कि युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वार वन चल रहा है। वर्ल्ड वार वन में जर्मनी बढ़त बना के रखता है इन देशों पर, मतलब जीत रहा होता है शुरुआती दौर में। लेकिन इसी बीच आप क्या देखेंगे कि 1917 में यूएसए एंट्री कर देता है। 1970 में यूएसए एंट्री कर देता है वर्ल्ड वार वन में। यूएसए की एंट्री होती है वर्ल्ड वार वन में 1917 में यूएसए एंट्री करता है वर्ल्ड वार वन में। अब जैसे ही यूएसए एंट्री करता है तो एलाइड पावर का पलड़ा भारी हो जाता है, मतलब अब जर्मनी हारना शुरू हो जाता है जर्मनी का। और चूंकि वर्ल्ड वार वन हो रहा है, सारा देश पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने सारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए रिसोर्स का डिप्लीशन भी देखने को मिलता है यूरोप में वर्ल्ड वार वन के कारण। अब जैसे ही यूएसए एंट्री करता है 1917 में, जर्मनी हार जाता है वर्ल्ड वार वन। अब जब जर्मनी हारता है वर्ल्ड वार वन तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर होगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड वार वन का। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन। अब क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो पहला इम्पैक्ट आप देखेंगे कि एम्परर ऑफ जर्मनी, एम्परर ऑफ जर्मनी एब्डिकेटेड द थ्रोन, मतलब गद्दी छोड़ देते हैं। एम्परर ऑफ जर्मनी एब्डिकेटेड द थ्रोन, जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं जर्मनी के, वो गद्दी को छोड़ देते हैं। ये पहला प्रभाव आप देखेंगे वर्ल्ड वार वन का। दूसरा प्रभाव क्या देखते हैं कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक का जन्म होता है। बर्थ ऑफ वेमार, कोई ना कोई तो शासन चलाने के लिए चाहिए, तो पब्लिक की डिमांड पर वेमार रिपब्लिक का जन्म हो जाता है। मतलब अब लोगों के हाथ में सत्ता का बागडोर जा रहा है। ये दूसरा प्रभाव है। पहला प्रभाव क्या है, एम्परर जो होता है जर्मनी का वो गद्दी छोड़ देता है। दूसरा प्रभाव क्या होता है, वेमार रिपब्लिक का बर्थ होता है। अब तीसरा प्रभाव क्या आप देखेंगे, तीसरा प्रभाव आप देखेंगे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड। नेशनल असेंबली फॉर्म होता है। अब ये नेशनल असेंबली जो फॉर्म होता है, ये नेशनल असेंबली भी कुछ चीज़ों का डिमांड करता है। जो पहला चीज़ का डिमांड करता है डेमोक्रेसी, ये बोलता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, तो ये डेमोक्रेसी की डिमांड करता है। दूसरा चीज़ जो ये डिमांड करता है वो फेडरलिज्म, की संघवाद होना चाहिए, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम लोग सिविक्स में पढ़े हैं। और तीसरा चीज़ जो ये डिमांड करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही मतलब हुआ कि ये खास एडल्ट जो भी हो जाते हैं, जो भी सारे एडल्ट हो गए, वो सब वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये आप क्या देखें, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड वार वन का। तो आप देखते हैं कि राजा अपने गद्दी को छोड़ देता है, वेमार रिपब्लिक का जन्म होता है, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। और ये नेशनल असेंबली कुछ चीज़ों का डिमांड करता है, जैसे पहला डेमोक्रेसी, दूसरा फेडरलिज्म और तीसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ तक तो बात हो गया है। ये कब हो रहा है, ये वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद हो रहा है। वर्ल्ड वार वन का जो प्रभाव हो रहा है जर्मनी पर, उसी प्रभाव को हम लोग डिस्कस किए हैं। अब आगे आप क्या देखेंगे, एक मेजर मूव होता है 1919 में, है ना, एक मेजर मूव होता है 1919 में, 28 जून 1919 को एक मेजर मूव, सॉरी 28 जून 1919 को आप देख रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसके किसके बीच साइन किया जाता है, तो एलाइड पावर और जर्मनी के बीच साइन होता है। और इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पीस ट्रीटी, क्या कहा जाता है? पीस ट्रीटी। दूसरा, इस ट्रीटी में ये ट्रीटी जो है जर्मनी के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है। जर्मनी के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है। और ह्यूमिलिएटिंग ही नहीं, एक्सप्लॉइटेटिव भी है। किसके लिए? जर्मनी के लिए। जर्मनी के लिए ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है, इसको पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, और ये ह्यूमिलिएटिंग और एक्सप्लॉइटेटिव है। किसके लिए? जर्मनी के लिए। और ये ट्रीटी कब साइन होता है? 1919 में साइन होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और किस घटना के बाद होता है? तो वर्ल्ड वार 1 के बाद होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसको ह्यूमिलिएटिंग और एक्सप्लॉइटेटिव क्यों बोला गया है। किसको? ट्रीटी ऑफ वर्साइल को। तो आप देखेंगे इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, काफ़ी हरासिंग प्रोविजन है। किसके लिए? जर्मनी के लिए। तो यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्साइल विद द एलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। ये जो था एलाइड कंट्री के साथ जो ये ट्रीटी साइन होता है, काफ़ी हार्श है और ह्यूमिलिएटिंग है। ऐसा क्या क्या प्रोविजन है? तो पहला प्रोविजन यहाँ दिया है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। मतलब जिस प्रकार ब्रिटेन का कॉलोनी था, उस प्रकार जर्मनी का भी कॉलोनी था, और जर्मनी अपने कॉलोनी को खो देता है, उससे छीन लिया जाता है। ए टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% उसका टेरिटोरीज है, उसको भी छीन लिया जाता है। इसके साथ साथ 75% जो आयरन है, मीन्स आयरन का जो खदान होगा, 26% जो कोयला का खदान होगा, ये सब भी उससे ले लिया जाता है, और फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया जाता है। तो ये सारे हरासिंग चीज़ जो है इस पर थोपे जाते हैं। किस पे? जर्मनी पे। किस ट्रीटी के तहत? तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत। आगे आप क्या देखते हैं इसी ट्रीटी में कि जो राइनलैंड है वो भी फ्रांस के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है। दूसरा चीज़ आप क्या देखते हैं कि इसको फोर्स किया जाता है कि वो कंपनसेशन दे इस युद्ध का, वर्ल्ड वार 1 में जो हुआ है लॉस, उसका कंपनसेशन दे। और ये कंपनसेशन अमाउंट कितना है? तो 6 बिलियन यूरो है। तो इसको आप हरासिंग, ह्यूमिलिएटिंग और एक्सप्लॉइटेटिव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो यही पॉइंट्स हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल का। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनना ही बनना है। आप नोट करने पर ध्यान नहीं देंगे, आप बस वीडियो को सुनिए ध्यान से। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको नोट्स जरूर मिल जाएगा। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल तो साइन हो गया, लेकिन साइन कौन करता है जर्मनी की ओर से? क्योंकि आप देख चुके हैं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद राजा अपनी गद्दी को छोड़ देता है और डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ तैयार हो जाता है, वेमार रिपब्लिक का बर्थ हो जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो रूलिंग पार्टी होता है, वो रूलिंग पार्टी इसको साइन कर लेता है। इस ट्रीटी को रूलिंग पार्टी क्या करता है? रूलिंग पार्टी साइन कर देता है। रूलिंग पार्टी साइन करता है इस ट्रीटी को। और चूंकि रूलिंग पार्टी साइन करता है और ये ट्रीटी में जो प्रोविजंस है वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है, एक्सप्लॉइटेटिव है, इसलिए इस रूलिंग पार्टी को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। और किनके द्वारा नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है? तो अपोजिशन के द्वारा कहा जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे पब्लिक के द्वारा भी इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो जो रूलिंग पार्टी होते हैं जर्मनी में, उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोविज़न जो थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के, वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थे और उसको साइन कर देती है वो पार्टी। तो यहाँ तक के सिचुएशन को आप देख लेते हैं। 1923 में अब हम इंटर करेंगे, और 1923 में आप क्या देखेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन का टेन्योर होता है। क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। 1923 को हम देखेंगे कि 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन आता है, और ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है। इस हाइपर इन्फ्लेशन में आप क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होता है किसी भी देश का? वो चरमरा जाता है। प्राइसेस इतने ज़्यादा हो जाता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है इकोनॉमी को नियंत्रित करना। हर चीज़ का दाम व्यापक स्तर पर बढ़ जाता है। तो ये 1923 जो है, ये हाइपर इन्फ्लेशन का टाइम है जर्मनी के लिए। और ये हाइपर इन्फ्लेशन के रीजन को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो रीजन को हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। रीजन्स ऑफ 1923 क्राइसिस। 1923 क्राइसिस माने हाइपर इन्फ्लेशन का जो दौर है, उसका क्राइसिस का हम लोग रीजन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो पहला चीज़ क्या आप रीजन देखेंगे कि रीपेमेंट जो होता है वार लोन का। युद्ध होता है तो युद्ध में लोन भी लेना पड़ता है ना, तो रीपेमेंट जो होता है वार लोन का, सॉरी, तो पहला चीज़ आप क्या देखेंगे? रीपेमेंट वार लोन्स इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। जो वार लोन्स को रीपेमेंट किया जाता है, रीपे किया जाता है, वो गोल्ड के फॉर्म में किया जाता है। तो ये काफ़ी बेकार है। दूसरा चीज़ आप क्या देखते हैं कि
रीजन क्या है इस हाइपर इन्फ्लेशन का, कि फ्रांस जो है वो रूर को ऑक्युपाइड करता है। रूर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का। रूर वाज ऑक्युपाइड बाई फ्रांस। रूर को ऑक्युपाई कर लिया जाता है किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ये दूसरा घटना देखते हैं, दूसरा रीजन है जो कारण है हाइपर इन्फ्लेशन का। इसके अलावा क्या देखते हैं, जब ये सारा घटना हो जाता है तो गवर्नमेंट निजात पाने के लिए क्या करता है? गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट ओवर प्रिंटिंग शुरू कर देती है करेंसी का। ओवर प्रिंटिंग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। और जर्मनी का जो करेंसी है उस समय उसको क्या नाम है? मार्क। क्या नाम देखते हैं जर्मनी के करेंसी का? मार्क देखते हैं। अब जब गवर्नमेंट ओवर प्रिंटिंग शुरू कर देती है तो गुड्स का उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा होता है, जो भी प्रोडक्शन वाला यूनिट है वो सब भी तो छीन लिया जा रहा है दूसरे देशों के द्वारा। तो अगर सपोज करिए कि आप 100 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 यूनिट गुड का हर एक का दाम 1 रुपया है, 1 मार्क है, तो 100 मार्क होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ओवर प्रिंटिंग कर रही है करेंसी का, जिसके कारण 200 मार्क्स हो जा रहा है इकोनॉमी में। अब लोग एक ही वस्तु को खरीदने के लिए जिसका मूल्य 1 मार्क होना चाहिए था, लोग 2-2 मार्क लेके पहुँच जा रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ जा रहा है बेतहाशा और भी ज़बरदस्त ढंग से। तो वैल्यू जो है मार्क का वो डिक्रीज कर जा रहा है। वैल्यू ऑफ मार्क डिक्रीज कर जा रहा है। अब वैल्यू ऑफ मार्क डिक्रीज कर रहा है तो ऐसा वैसा नहीं कर रहा है, ज़बरदस्त ढंग से कर रहा है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इन अप्रैल यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। मतलब अप्रैल में एक यूएस डॉलर 24,000 मार्क्स के बराबर था। वही जुलाई में आप देखिएगा तो ये 3,53,000 मार्क्स हो जा रहा है। वहीं अगस्त के महीने में आप आ जाते हैं तो 46,21,000 मार्क्स हो जा रहा है $1 बराबर। तो कितना भयानक गिर रहा है, आप समझ पा रहे हैं इससे। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन है, लेकिन ये स्थिति थोड़ा सा संभलता है। कब संभलता है? 1924 से 1928 के बीच संभलता है। यहाँ पर देखिए, दी ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 28 सॉ सम स्टेबिलिटी। कुछ स्टेबिलिटी होता है। ये स्टेबिलिटी क्यों आ पाता है? क्योंकि जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जर्मनी शॉर्ट टर्म लोन्स लेना शुरू करता है, जिसके कारण इकोनॉमी में पैसा आता है और इकोनॉमी रिकवर करना शुरू होता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो है लार्जली किससे लिया जा रहा है? यूएसए से ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जर्मनी का, कि इसी बीच क्या हो रहा है? यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जा रहा है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कैसे कर जा रहा है? तो कर जा रहा है, अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश करने से क्या हो रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, जो उसी समय दुर्भाग्यवश क्रैश कर जा रहा है, जिसके कारण यूएसए की इकोनॉमी थर्रा जाती है। अब चूंकि यूएसए ही इसको लोन दे रहा था तो यूएसए अपना पैसा वापस मांगना शुरू करता है। अब जैसे ही यूएसए अपना पैसा वापस मांगना शुरू करता है, जर्मनी की स्थिति हिल जाती है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये कब आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? यहाँ से एमसीक्यू बनना ही बनना है बाबू। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड वाइड होता है। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये। इसमें क्या होता है? तो आप देखे हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जाता है यूएसए का, और इसके कारण जर्मनी भी किस प्रकार से प्रभावित होता है? क्योंकि जर्मनी जो है ज़्यादातर अपना शॉर्ट टर्म लोन्स यूएसए से लेता है। अब यूएसए उससे पैसा मांगना शुरू करता है। इसके कारण जर्मनी जो रिकवर करना शुरू कर दिया था 1924 टू 28 के बीच में, वो जर्मनी फिर से लड़खड़ा जाता है। अब इस 1929 का जो आउटकम है वो क्या है? माने उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिजल्ट है? द आउटकम ऑफ 1929 में क्या आता है? डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी। तो इसका नतीजा ये होता है कि नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम आधा हो जाता है। नेशनल इनकम आधा होकर रह जाता है। नेशनल इनकम हाफ हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे? आप नोट्स पर ध्यान नहीं दीजिए, आप सुनने और समझने पर ध्यान दीजिए। नोट्स के लिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको 1 नंबर नोट्स मिल जाएगा। फैक्ट्री जो है उनको बंद कर दिया जाता है। फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन। फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन। तीसरा चीज़ क्या देखेंगे? जब फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो रहा है, नेशनल इनकम घट रहा है, माने अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ
इंसिडेंट जो है लूट का वो बढ़ जा रहा है। मतलब लोगों में बेरोजगारी है तो लोग को तो खाना है, अब कहाँ से खाएंगे, तो काम करने के लिए तो मिल नहीं रहा है, तो इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट ऑफ लूट इंक्रीज्ड, जो लूटपाट का जो घटना है वो बढ़ जा रहा है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। साथ ही साथ लोगों में भय का माहौल आ जा रहा है। फियर इंक्रीज्ड इन पीपल, फियर इंक्रीज्ड एमंग पीपल, इंक्रीज्ड एमंग पीपल। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव है, आउटकम है, ठीक है। लेकिन हम लोग चूंकि जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जर्मनी में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पहला चीज़ क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल प्लस ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये दोनों घटना जर्मनी को तोड़ के रख देता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दोनों घटना जर्मनी को तोड़ के रख देता है। अब जब ये दोनों घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर, तो क्या होता है लोगों के बीच, तो पीपल जो है अपना उम्मीद खो देते हैं वेमार रिपब्लिक से। पीपल लूज लॉस्ट होप इन वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक में लोगों का भरोसा टूट जाता है, सरकार से लोगों की विश्वास जो है वो टूट जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाता है, पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलेगा जर्मनी में। अब ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों है, क्योंकि लोगों का सरकार पर विश्वास नहीं है, लोगों का जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कोई आस्था नहीं है, समाज में जो तंगी है वो व्यापक रूप से फैल चुकी है और डर का माहौल है। इसी में लोगों को एक मसीहा का या किसी भी अच्छे लीडर का उम्मीद है, और यही सिचुएशन जो है हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यहीं से आप लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हिटलर के आगमन के बारे में, कि किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है, एक नया कैरेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा जो पूरे दुनिया को हिला करके रख देता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो लास्ट में कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।